नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी दास, इंदौर लाइफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर से। दोस्तों, ये वीडियो जो है उस सीरीज में है जब मैं सिर्फ जनसाधारण के लिए एक इंफॉर्मेशन के तौर पे कुछ मेडिकल रिलेटेड कंडीशंस के बारे में डिस्कशन करता हूँ और कुछ मेडिकल रिलेटेड इस फील्ड की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करता हूँ। आई नीड टू कम्युनिकेट टू यू पीपल। इट हैज़ बीन लाइक 20 years वर्किंग इन इंदौर। अब ये ज़रूरी हो गया कि मैं आपसे बात करूँ और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली मुझसे ना रिलेटेड होके ह्यूमन हेल्थ साइंस से रिलेटेड है। अब आप लोगों के प्यार से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से इतना एक्सपीरियंस मुझे हो गया है कि मैं मेडिकल साइंस की किसी भी फील्ड के बारे में खुल के आपसे चर्चा कर सकता हूँ, आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ और ये मेरा सामाजिक दायित्व समझता हूँ। तो बंधुओं, आज का एक जो टॉपिक है वह बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कम समझा हुआ है। इट इज़ वेरी लेस अंडरस्टूड टॉपिक। आप सबने ऑटिज्म का नाम सुना होगा, लेकिन बंधु ये ऑटिज्म है क्या? हाउ डू वी डिफाइन इट? हाउ डू वी डिफाइन अन ऑटिस्टिक पर्सन? ऑटिस्टिक पर्सन का मतलब ये होता है, जो गूगल में आप सब देख सकते हैं, जो आपका उसका उदाहरण दिया हुआ, जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ, वह है जब व्यक्ति संपूर्ण रूप से संबंध बनाने और अपनी बात समझाने की क्षमता कम रखता है, हम उस इंडिविजुअल को ऑटिस्टिक इंडिविजुअल कहते हैं। इंग्लिश में व्हेन पर्सन इज हैविंग डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स एंड एक्सप्रेसिंग himself in terms of words or facial expressions or in terms of some other way to express, then it is known as autism. अब autism एक बीमारी ना होके पूर्ण रूप से एक स्पेक्ट्रम है दोस्तों। इसमें सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम का मतलब अलग अलग कलर के शेड्स। इंद्रधनुष आपने देखा होगा, कुछ कलर हल्के होते हैं और कुछ कलर भारी होते हैं। इसी तरह ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम जो है, जो ऑटिस्टिक का प्रेजेंटेशन का इंद्रधनुष है दोस्तों, वह छोटे से होके बहुत गहरे तक के जाता है। कुछ लोगों में माइल्ड वैरायटी दिखाई देती है और कुछ लोगों में पूर्ण रूप से स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ सकता है। नाउ इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे समाज का ताना बाना और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वह सारी ह्यूमन कनेक्शंस पे बेस्ड है। जब हम लोगों ने एक समाज के तौर पे एक दूसरे से कनेक्शन बनाया, नई चीज़ें सीखी, शेयर किया, सिखाया अगली जनरेशन को, तब जाके हमारा समाज यहाँ तक इवॉल्व हो पाया। लेकिन इस ऑटिज्म में जब आदमी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो ये समस्या दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रही है और इसके बढ़ने से समाज का जो ताना बाना है वह छिन्न भिन्न होता नजर आ रहा है। मजेदार बात ये कि इन सिम्टम्स को देख के आपको लगेगा कि कुछ एक सिम्टम्स तो कुछ एक ग्रेड में हर इंसान में होते हैं। कहने का मतलब हर इंसान में थोड़े बहुत ये ग्रेड होते हैं, लेकिन हम उसको ऑटिज्म नहीं कहेंगे। हम उसको एक आध बार का जो है बुरी आदत कह के भूल सकते हैं। ऑटिज्म तब होता है जब हम रिपीटेडली उस बुरी आदत को बार बार करते हैं। कई बार आपका कंट्रोल नहीं रहता है और कई बार बच्चों में आप अपने उनको जानकारी भी नहीं होती वह क्या कर रहे हैं। अब थोड़ी सी जानकारी इसके डायग्नोसिस के बारे में। एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे, साइकेट्रिस्ट थे, जिनका नाम था लियो कार्नर। इन्होंने 1943 में ऑटिज्म को डायग्नोज किया, पहचाना और उसके बारे में ये चीजें बताई। अब इस स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर में हम आमतौर पे क्या क्या देखते हैं? पहला तो लक्षण जो डेवलप होते हैं वह 3 साल की उम्र में डेवलप होना शुरू कर देते हैं। अच्छी ये बात ये आप इसमें जानकारी लें कि जो 3 साल की उम्र होती है तभी व्यक्ति सोशल इंटरेक्शन, मतलब समाज में अपने बिहेवियर, बोलने की शक्ति, समझाने की शक्ति, समझने की शक्ति और लर्निंग जो है इनको डेवलप कर रहा होता है, जिनको हम कॉग्निटिव एबिलिटीज कहते हैं इंग्लिश में। और जब ऑटिज्म का बच्चा होता है वह ये चीजें करने में असक्षम हो जाता है। आमतौर पे लक्षण होते हैं पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेट करते हैं बातों से, हम कम्युनिकेट करते हैं इशारों से, हम कम्युनिकेट करते हैं लिखकर, बताकर। जब ये कम्युनिकेशन स्किल बच्चा डेवलप नहीं कर पाता तो वह ऑटिज्म के संदेह के उन घेरे में आ जाता। दूसरा होता है लर्निंग, ऑल द डिलेड लर्निंग। जैसे एक बच्चा होता है क्यूब के ऊपर क्यूब रख के सीखता है, कोई बच्चा होता है जो लिखना सीख जाता है, कोई बच्चा होता है जो संगीत में रुचि लेता है। ये बच्चे सारे माइलस्टोन डिलेड शो करते हैं। और दूसरा है
ट्रांजिशन मतलब बच्चे की आदतें जो इतनी एस्टेब्लिश हो जाती है, व्यक्ति की आदतें इतनी एस्टेब्लिश हो जाती कि वह अगर उसमें बदलाव कर दिया जाए, मान लें रूम की लाइट चेंज कर दी जाए, पलंग की पोजीशन चेंज कर दी जाए, खाने में कुछ और जो उसको पसंद नहीं हो दिया जाए, तो तब जाके व्यक्ति जो है उसको अडेप्ट नहीं कर पाता है, इरिटेबल हो जाता है और असामान्य रूप से असामान्य की तरफ उसका बिहेवियर चला जाता है। जब ये चीजें रिपीटेड हो तो व्यक्ति ऑटिज्म जो है स्पेक्ट्रम के कहीं ना कहीं किसी रेंज में आ रहा होता है। ये एक कहने वाली बात है कि आप बच्चों में लक्षण पहचाने कैसे। जो टेल्स टेल लक्षण है सारे बच्चों में नहीं आते हैं। जब मैं कहता हूँ लर्निंग एबिलिटी नहीं है का मतलब यह है जनरलाइज नहीं हो सकता, यह सामान्य रूप से सब स्तर पे नहीं लगाया जा सकता। आश्चर्यजनक रूप से इस सिंड्रोम के कुछ लोग जो एक फील्ड में निपुणता हासिल कर लेते हैं, मान लीजिए मैथमेटिक्स अच्छी है, मान लीजिए संगीत अच्छा है, मान लीजिए उसकी ड्राइंग या कलाकारी बहुत अच्छी है, उस क्षेत्र में निपुणता रखते हुए बाकी सारे क्षेत्रों को जो है वह व्यक्ति निग्लेक्ट कर लेता है, तब उसको हम एस्पेरेगस सिंड्रोम कहते हैं। ये सिर्फ जानकारी के लिए था। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे आसपास कोई बच्चा है तो उसको पहचाने कैसे? पहचानने के कुछ टेल्स टेल लक्षण जो कार्नर साहब ने एस्टेब्लिश किए थे उनके बारे में मैं बात करूंगा। पहला, वॉकिंग ऑन टोज। बच्चा अंगूठे के बल पैर ऊंचा करके, एड़ी ऊंचा करके चलता है और बार बार चलता है रिपीटेडली, तब हम उसको ऑटिस्टिक समझ सकते हैं या उसके बारे में विचार कर सकते हैं। दूसरा, फ्लैपिंग ऑफ हैंड। फ्लैपिंग ऑफ हैंड का मतलब ये नहीं कि पूरे जोर शोर से हाथ हिलाए, हो सकता सिर्फ उंगलियां हिलाता हो। इन उंगलियों के हिलाने से जो है ये बच्चा अगर रिपीटेडली करे तो ये एक ऑटिज्म होने की जानकारी हो सकती है। डिसोसिएशन टू द सराउंडिंग्स, मतलब आसपास के जो वातावरण से उसका रिलेशन टूटा हुआ रहता है। मान लीजिए मूवी चल रही है, बच्चा अपनी मस्ती में लगा हुआ है, कार्टून चल रहा है, बच्चा कहीं और कुछ कर रहा है, आप परिवार के साथ बैठे हुए खाना खाने की टेबल है और बच्चा जो है कुछ और करने निकल जाता है, और ये काम जब रिपीटेड होती है तब हम ऑटिज्म की शंका करते हैं। तीसरी चीज है बैंगिंग ऑफ हेड। बच्चे को बार बार दीवार पे सर मारते हुए या बार बार सर इस तरह से हिलाते हुए देखें और ये काम रिपीटेडली हो जिसको हम रोक ना पाए तो उसको ऑटिस्टिक चाइल्ड बोल सकते हैं। और चौथा, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ऑटिस्टिक बच्चे दोस्तों जब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, आम बच्चा अगर गिर जाए चेयर से तो रोने लगता है, या उससे खिलौना छीन लिया जाए तो रोने लगता है, या कोई चीज ऐसी दे दी जाए तो उसको खुशी होती है, वो हंसी दिखाता है। ऑटिस्टिक बच्चा इन चीजों से परे होता है। मान लीजिए उसके हाथ में काफी तेज लग गई, आपको लगे बच्चे को काफी तेज लग गई है, लेकिन वो ही इज अनरिस्पॉन्सिव, ही इज निग्लेक्टिंग दैट थिंग, तो ऑटिस्टिक बच्चा हो सकता है। और टेंट्रम्स, कुछ पाने की जिद करे, उसको हाथ में दे दी भी जाए, वह खिलौना या वह खाने का सामान उसके हाथ में पास में है, तो भी वह बच्चा चुप ना हो और बार बार रोए, रोना जारी रखे, अपने टेंट्रम जारी रखे, अपनी जिद जारी रखे, और ये बार बार हो, तो दोस्तों ऑटिस्टिक बच्चे के लक्षण ये हो सकते हैं। आपको पीडियाट्रिशियन की, साइकेट्रिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। हम सिर्फ ये बात करें, चिंताजनक है कि ऑटिस्टिक जो है ये, इसका प्रगति जो है, इसके जो नंबर्स हैं वह काफी तेज है और डराने वाले हैं। अगर मैं बाहर की बात यूएस के मुकाबले करूं तो 1970 में दोस्तों ऑटिस्टिक होने के जो साइन थे वो 3 in 10,000 थे, और 1990 में जो स्टडी हुई उसमें 30 in per 10,000 चाइल्ड हो गया, मतलब 3 गुना बढ़ गए 20 साल में। अब बढ़ने की वो रफ्तार है दोस्तों कि अब अगर करवाते हैं तो करीब 60 से 70 बच्चे पर 10,000 में ऑटिस्टिक निकलेंगे। हिंदुस्तान के लेवल पे बात करें, जो स्टडी मैंने की है, तो ऑटिस्टिक चाइल्ड का जो रेशियो है 1 पर 68 चाइल्ड, मतलब हर 68 बच्चे में से एक बच्चा ऑटिस्ट के स्पेक्ट्रम का कोई ना कोई साइन दिखा रहा होता है। दोस्तों ये भयावह बात है। इस तरह से बढ़ते हुए ऑटिस्टिक चाइल्ड के होने में ये परिवार, समाज, सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से उसको डील किया जाए। तो दोस्तों इस सबसे अलग जो बात है, चूंकि मैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ और इस बारे में काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च भी कर रखी है और इसका बेसिक थ्योरी जिससे मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ, तो मुझे लगता है कि आई शुड टॉक अबाउट व्हाट आई थिंक। दिस इज पर्सनली अ डिफरेंट एंगल, इट माइट बी अ हाइपोथेसिस बट इट इज़ कम्प्लीटली साइंटिफिक। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें किसी बात का तथ्य नहीं है। जो मुझे लगता है दोस्तों कि ऑटिज्म जो हम बढ़ रहा है, हमको कहीं हिस्ट्री में पीछे की तरफ जाने पे मजबूर करता है। जब ह्यूमन इवोल्यूशन हो रही थी, का मतलब आदमी, इंसान धरती पे अपनी जगह बनाने की कोशिश
कर रहा था। तब होता ये था कि हमारा ब्रेन लर्निंग होती है सिर्फ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। और ये सब होता है ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर से। ट्रांसमीटर के कुछ नाम बताऊं, मसलन ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, इंटरल्यूकिन्स हैं, हिस्टामिन्स है, इस तरह के काफी सारे रिसेप्टर जो दिमाग में काम अलग अलग हिस्सों में काम करते रहते हैं। रिवार्ड का मतलब होता है जब आप किसी काम को कर पाते हैं और आपको उसके बदले में जो खुशी मिलती है उसको कहते हैं हम रिवार्ड। और किसी काम में असफल होने पे जो चीजें होती है हम उसको कहते हैं पनिशमेंट। हम दुखी होते रहते हैं, नहीं कर पाए, इन सब का खेल है जो न्यूरोट्रांसमीटर का खेल है। जैसे हैप्पी हार्मोन ऑक्सीटोसिन या डोपामिन या पार्शियली सेरोटोनिन भी कहें, तो ये तब रिलीज होते हैं जब मैं कोई काम हाथ में लूं और कर पाऊं और उस चीज को शेयर कर पाऊं सबके साथ, मैं परिवार के साथ बैठ के उस बात को बताऊं और हम सब सीखें उस अनुभव से। देन इट इज रिजल्ट ऑफ रिवार्ड। तब हमारा ब्रेन ट्रैक बनाता है कि आपका जो है रिवार्ड सिस्टम बनाता है ट्रैक, और हम अगली बार उस काम को करते हैं तो हमें खुशी और प्राप्त होती है। तो इसके बाद ये जरूरी बात आती है जो थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है, मेरा अपना पर्सनल एंगल है, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ और साथ में मैंने इसके बारे में स्टडी करी है। तो मुझे जानकारी है कि जो भी ये ऑटिज्म का कारण है वो कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर से बेस्ड है। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में मेमोरी बनाते हैं, हमारे ब्रेन में एक्सपीरियंस बनाते हैं, और उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर का एक रेशियो में जो प्रवाह होता है ब्रेन के अंदर, वह चीज़ें जो है हमको याद दिलाती है किसी बात की, किसी एक्सपीरियंस की, कुछ हमें सिखाती है। अब न्यूरोट्रांसमीटर, जब हम बैक हिस्ट्री में जाएं, ह्यूमन हिस्ट्री में, जबकि जो सामाजिक तंत्र है वह विकसित हो रहा था, ह्यूमन डेवलपमेंट वाज टेकिंग प्लेस, आदमी जो सीखता है वो रिवार्ड एंड पनिशमेंट मैकेनिज्म से सीखता है। कोई भी साइकेट्रिस्ट आपको आसान भाषा में इसको समझा सकता है, मैं भी कोशिश करता हूँ। ये होता है रिवार्ड पाथवेज और पनिशमेंट पाथवे। जब भी हम किसी काम को करते हैं और सफल होते हैं तो ब्रेन में कुछ न्यूरो केमिकल्स होते हैं विच आर हैप्पी हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, कभी कभी सेरोटोनिन भी। ये होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स है, वो सीक्रेट होते हैं और उनका एक केमिकल कंपाउंड बनता है, वो हमको याद दिलाता है कि पिछला हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था। मान लीजिए किसी बच्चे ने चॉकलेट खाई तो उसके दिमाग में मेटाएम्फेटामिन नाम के जो द्रव्य निकलते हैं, उससे चॉकलेट का एक्सपीरियंस अच्छा, सुहाना, मीठा बनता है, और व्यक्ति जब अगली बार चॉकलेट देखता है तो वो हार्मोन्स स्वतः ही निकलने लगते हैं, बट न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं और मुंह से सलाइवेशन होने लगती है, उसकी इच्छा होती है कि चॉकलेट ली जाए। ये अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए आप एक कड़वी चीज खिला दें, या छोटे बच्चे को कोई कड़वी चीज या कोई गोली दवाई खाई है जिसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो कुछ पनिशमेंट हार्मोन होते हैं जिसको कहते हैं डोपामिन, हिस्टामिन, इंटरल्यूकिन्स, इस तरह के, जो बीमारियों में भी वक्त वक्त पे निकलते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से व्यक्ति का जो अनुभव है वह खराब हो जाता है। मजे की बात देखिए, सारे केमिकल ब्रेन में बन रहे हैं, उनका अलग अलग कॉम्पोजिशन ट्रैक्स बनाता है, रिवार्ड ट्रैक्स एंड पनिशमेंट ट्रैक्स। जब इन दोनों रिवार्ड और पनिशमेंट की बात आती है तो आदमी अच्छा सीख जाता है, बुरा भूलने की कोशिश करता है। यह व्यक्ति का मूल स्वभाव है। इसी तरह से सोशल डेवलपमेंट जो है चलता रहा है और व्यक्ति यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन एक ज़माना था जब चीज़ें, छोटी चीज़ें जो होती थी वह भी अच्छे एक्सपीरियंस में आती थी। मान लीजिए मेरे उम्र में या मेरे से पहले वाली जनरेशन में एक किसी को, व्यक्ति को एक मिठाई प्राप्त हो गई तो वह उसके लिए रिवार्ड का काम करती थी, तब वह केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर निकल जाता था। अगली जनरेशन आई जिसको मिठाई अपने आप ही प्राप्त हो जाती थी, भुखमरी की अवस्था नहीं थी, किसी के पास पैसे की कमी नहीं थी, सब धीरे धीरे जो है धनी होते जा रहे थे, तो उससे मिठाइयाँ बड़ी कॉमन हो गई। फिर भी न्यूरोट्रांसमीटर तो आया ही सही, लेकिन रिसेप्टर नॉन सेंसिटिव हो गए, ब्रेन को समझ में आ गया कि ये तो आम चीज़ है, उतना खुश अब होना नहीं है। ये डिसेंसिटाइजेशन जो है ये धीरे धीरे चलता रहा और इस हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मानव जीन्स में जाती है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इसको अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो माइक्रो और मिनी लेवल पे ये चीजें अगली जनरेशन को दे दी गई। अब की जनरेशन मिठाइयों को देख के वह खुश नहीं होती है, वह डिसेंसिटाइजेशन हमने दे दी है अगली जनरेशन को। उल्टा हमने और चीजें ट्रांसमिट की है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। पहले के जमाने में इतनी बेशक कमी थी लेकिन स्ट्रेस इतना नहीं लेता था। आज के जमाने में पेरेंट्स स्ट्रेस लेते हैं, प्रेग्नेंट औरतें स्ट्रेस लेती है, जब हम बड़े होते हैं तो स्ट्रगल करते हैं, उसका स्ट्रेस आता है। तो कहीं ना कहीं ये पनिशमेंट वाले पाथवे को हमने जरूर पुख्ता किया है और हैप्पीनेस वाले को हमने कम कर दिया है। तो मजेदार बात देखिए, बैलेंस जो है नेचर का वह बिगाड़ रहे हैं हम, और उससे
डायरेक्टली लिंक्ड मेरे हिसाब से ये ऑटिज्म की समस्या है और ये चीज जेनेटिकली बच्चों में ट्रांसमिट हो रही है। तो ये चीजें जब बड़ों में होती है, जब ये पेन पाथवे वाली चीजें या पेन वाले हार्मोन्स निकलते हैं, तो व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, दुख दर्द महसूस करता है, डिप्रेशन की तरफ जाता है या सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी दोस्तों चला जाता है। उसको पता है बाहर आने के तरीके क्या हैं, लेकिन मान लीजिए बच्चा 3 साल का है, वह उस दुनिया में ग्रो कर रहा है और वह इनसेंसिटिविटी बच्चे में पेरेंट्स द्वारा ट्रांसफर जेनेटिक तौर पे इंफॉर्मेशन चली गई, वो डाटा बच्चे में ट्रांसफर हो गया कि बच्चा जो है ही इज हाइपर सेंसिटिव टू द बैड थिंग्स बट लेस सेंसिटिव टू द हैप्पी थिंग्स। तो अब बच्चे को खिलौना दे दिया जाता है, तो ऑटिस्टिक बच्चा खिलौने को एंजॉय नहीं करता, अपने परेशानी में कंफ्यूज होके जूझता रहता है। तरह तरह की हरकतें, जैसे मैंने फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स बताया, बैंगिंग ऑफ हेड बताया, साथ में लर्निंग की तरफ डिसोरिएंटेशन, सीखने की तरफ कम जाना, अपनी हरकतें करते रहना, टो पे वॉक करना, खिलौनों में इंटरेस्ट नहीं लेना या बार बार एक ही हरकतें करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है। 3 साल का बच्चा उस दौरान सीखने पे ध्यान नहीं देता है, सारी चीजें पिछड़ जाती हैं। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों, ये चीजें मोबाइल के आने के बाद, टीवी के आने के बाद या कंपाउंड फैमिली के टूट कर न्यूक्लियर फैमिली बन जाने के बाद बच्चा अकेला और अकेला होता जा रहा है। इसीलिए दोस्तों ऑटिज्म की समस्या आज के सोसाइटी में बढ़ रही है। सिर्फ ये बात नहीं है, डायग्नोसिस बढ़ रहा है ऑटिज्म का, अवेयरनेस बढ़ रही है, उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। ये एक और एसोसिएटेड रीजन हो सकता है। लेकिन जब बच्चे को बढ़ती उम्र में समाज का जो है साथ नहीं मिले, दूसरे बच्चों से इंटरेक्शन नहीं मिले, इंस्टेड ऑफ दैट ही इज प्लेइंग विथ मोबाइल, ही इज वॉचिंग टीवी फॉर आवर्स, तब दोस्तों ये ऑटिस्टिक की बीमारी बढ़ना स्वाभाविक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस बात को नोट कर लें। आजकल जो है हम बच्चों को एज अ रिवार्ड इलेक्ट्रॉनिक सामान दे रहे हैं रादर देन अच्छी चीजें, जो हो सकता है पेरेंट्स का साथ हो, दोस्तों के साथ खेलना हो, किसी के अच्छे कॉम्प्लीमेंट हो। इसीलिए बच्चे जो है आज की सोसाइटी में लर्निंग की तरफ कम झुकाव देते हैं। जो चीज हम सीख के पैदा करते थे, बच्चों के हाथ में ऑलरेडी पहले ही जन्मजात वह चीजें मिल रही है। सो इट माइट बी एसोसिएटेड विद दैट काइंड ऑफ थ्योरी that your reward system is getting desensitized. That's why child is not able to behave properly in a social circumstances. He is not able to form connections. He is not able to form the learning pathways. That's why he is lacking in all the growth parameters all the time. कई बच्चे 4-4 साल तक के मम्मी और पापा के अलावा बोल नहीं पा रहे हैं। इसका रीजन एक बहुत बड़ा जो हमारी चेंज इन लाइफस्टाइल है उससे लेना देना है। और भयावह बात ये कि ये बच्चे आगे चल के पेरेंट्स बनेंगे तो यही डिप्रेसिव जीन्स आगे ट्रांसमिट करेंगे, जब कभी किसी चीज की नहीं होगी सिवाय इसके कि एक जो लर्निंग इंक्लिनेशन, इंटरेस्ट इन लाइफ, इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, फॉर्मिंग कनेक्शंस, फॉर्मिंग रिलेशन, जो कि हमारे सोसाइटी का बेसिक है, उस चीज की दोस्तों कमी रहेगी। तो आप बैठिए, इस बारे में विचार करिए कि ऑटिज्म जो है अलग अलग स्पेक्ट्रम में अलग अलग लोगों में दिखता है, तो क्यों वह बढ़ रहा है। तो दोस्तों किया क्या जाए, इस बारे में काफी लोगों ने काफी कुछ लिखा है, लेकिन देखिए प्रॉब्लम बेसिक है। प्रॉब्लम सिर्फ ब्रेन कनेक्शन से रिलेटेड है। तो हमें ये करना चाहिए कि वी शुड स्टार्ट फॉर्मिंग द ब्रेन कनेक्शंस अगेन। हम कर क्या सकते हैं, पहले टू डेवलप सोशल स्किल्स। पहले एक ज़माना होता था जब हम भरोसा करके बच्चों को ग्रुप में छोड़ देते थे, वो आपस में लड़के भिड़के दोस्ती करके अपने प्रॉब्लम सुलझा लेते थे। वो हमें दोबारा एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। जहाँ भी लोग मिल रहे हो, ह्यूमन कनेक्शन शुड बी फॉर्म्ड। मोबाइल, टीवी, सिल्वर स्क्रीन आपकी लोगों की जगह नहीं ले सकता है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करें। पैदा होते ही उसको मोबाइल पकड़ा के बहलाने की कोशिश मत करें। माताएं, बहनें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इतना ज़रूर करें। दूसरा, इंप्रूविंग लर्निंग स्किल। लर्निंग स्किल हमेशा दोस्तों ग्रुप में होती है, अंडर गाइडेंस होती है। प्ले स्कूल में डालिए, जब बच्चा टीचर के थ्रू या आपके दूसरे स्टूडेंट को देखकर या करते हुए देखकर सीनियर्स को उस बात को सीखे। चौथा जो इम्पोर्टेंट है लर्निंग स्किल में, कि बच्चे को अपने साथ काम करवाएं। किचन में काम कर रहे हैं तो उसे 2 बातें सिखाएं, ड्राइंग करना चाहते हैं उसको सिखाएं, खेल रहे हैं तो उसको इन्वॉल्व करें। ब्रिंग हिम टू द सोशल सर्कमस्टांसेस सो दैट he gets the outlet to the extra energy and he can
dissolve those negative hormones which are creating self-centered individual in the society। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे। इसी स्टेप में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो बिहेवियरल इंप्रूवमेंट। आजकल जो बिहेवियरल इंप्रूवमेंट है हम इस पे कम जोर देते हैं। बच्चा एयरपोर्ट में भाग के लोगों के चेन खींच रहा होता है, लोगों के बैग खींच रहा होता है, पलटा रहा होता है, और मम्मियाँ वहां बैठ के दूर बैठ के मोबाइल पे लग के नो नो इस तरह की बातें बच्चे को गलत करने से रोकती नहीं है, बढ़ावा देती है। बच्चे को लगता है हर बच्चा ऐसे ही करता है तो लेट मी डू इट। वह अपनी डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को रिलीज कहीं पे भी कर देता है। किसी दिन शर्मनाक स्थिति बन जाती है, किसी दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, तब समझ में आता है नहीं ये बच्चा ज्यादती कर रहा है। बच्चे को ना करके वहां रोके, तुरंत से उसके बिहेवियर को, एबनॉर्मल बिहेवियर को रोके, तब जाके बच्चा समझेगा कि ये चीज एक्सेप्टेबल है, लेट मी नॉट डू इट। इट कैन बी socially frustrating experience to tell the child all the time before others you shouldn't do it। बस बच्चा naughty है कह देने से काम दोस्तों नहीं चलता। Educated mothers can speak good English but they are not upbringing child in a best possible way। This must be harsh truth but that is always there। और चौथा जो सबसे जरूरी काम है, increase independence। increase independence जो है ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अपने आप काम करना सिखाइए। रूम साफ करना, जूते पॉलिश करना, कपड़े हैंगर पे लगाना, अपने बेड को बनाना, अपनी किताबों को जमाना, उनको वो काम सिखाइए जिससे उनके ब्रेन ट्रांसमीटर्स बने, ब्रेन को याद करने की, समझने की शक्ति मिले। तब जाके हम बच्चे को मुख्य धारा में ला पाएंगे। आगे जाके बच्चा सोशल स्किल्स बना पाएगा, आगे जाके बच्चा सबसे मिलजुल पाएगा और दूसरे बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनेगा, रादर देन बीइंग लेबल्ड एज अ ऑटिस्टिक। आई हैव सीन इन माय फैमिली, इन माय ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कि डॉक्टर जैसे ही कहते हैं कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक हो रहा है, माएँ डॉक्टर पे उल्टा हमला कर देती हैं कि मेरे बच्चे को आप लेबल कैसे कर सकते हो। या माओ को बोला जाए कि आप मोबाइल में मत लगिए, पिताजी को बोला जाए कि काम थोड़ा सा कम करके बच्चे की तरफ ध्यान दीजिए। दे टेक इट एज अ क्राइम और दे टेक इट एज अ एलिगेशन टू टेल देम ऑन फेस दैट यू आर डूइंग दिस थिंग रॉन्ग। जब आप ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों तो बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करवाएंगे? ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बेसिक ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में जानकारी जो देता है उसको सुन के आप अपना जो है किसी बच्चे की अड़ोस पड़ोस में या परिवार में या फैमिली में मदद कर पाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।